दे आर जस्ट द दीवान है। केयर टेकर्स। तो इसीलिए उसके बाद में महाराणा चला, उसके बाद महाराणा राज सिंह जी तक ये सिलसिला चलता है, जिसमें कि मुगलों से, मुसलमानों से इन्होंने खुली टक्कर ली। महाराणा राज सिंह जी के बाद लगभग 1000 वर्षों तक, 1 सहस्त्र वर्षों तक ये एक परिवार मुसलमानों से सीधी टक्कर लेता है। एक भी राजा इसमें बीच में ऐसा नहीं आता जो गैप दे दे कि वो ना ले, वो भोग विलास में चला जाए। एक भी राजा नहीं है। द चेन स्टार्ट्स फ्रॉम बापा रावल। उनके बाद नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन प्रमुख के बात बताता हूं जिन्होंने की, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास में है और जिनकी कहानी मैंने अपनी पुस्तक में लिखी है। खुमाण 3 हुए थे, तो खुमाण 1, खुमाण 2, खुमाण 3। खुमाण 2 जो द्वितीय थे वो बहुत प्रतापी राजा थे। उसके बाद शक्ति कुमार, फिर महाराणा रावल जैत्र सिंह जी के बाद में रतन सिंह जी, रतन सिंह जी के बाद में अरी सिंह, भुवन सिंह, उनके बेटे अजय सिंह के बेटे महाराणा हमीर सिंह। प्रताप के श्रेणी के अगर कोई महाराणा हुए हैं तो वो थे महाराणा हमीर सिंह। अच्छा। और उन्होंने, मैं बताऊंगा उनकी कहानी आपको। उसके बाद उनके बेटे क्षेत्र सिंह के बाद लक्ष्य सिंह के बाद में मोकल के बेटे कुंभा के बेटे रायमल के बेटे सांगा के बेटे उदय सिंह जी थोड़े से ढीले राजा थे। उसके बाद में क्योंकि उनकी परिस्थितियां इतनी, सांगा की हत्या हुई थी, बाबर ने उनकी हत्या की थी, तो उसके बाद में मेवाड़ एक गृह युद्ध में चला गया था। तो उदय सिंह जी का जीवन बहुत टर्बुलेंट रहा, बहुत विवादास्पद रहा। प्रताप उसके बाद होते हैं, प्रताप के बेटे अमर सिंह जी, प्रताप के ही कैटेगरी के राजा, लेकिन नाम विलुप्त हो गया हमारे इतिहास से। उनके बेटे करण सिंह, जगत सिंह और अंत में राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब तक को, ऐसा कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब तक को जिन्होंने गिरफ्तार किया था। तो ये इस यशस्वी लाइन है जिसमें एक एक, जो इनमें से जो मैंने 10 नाम आपको मुख्य तौर पे जो 10 बताए, बापा रावल से लेकर के राज सिंह जी तक, इन प्रत्येक महाराणा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। और किसी ने लिखने की जरूरत नहीं समझी, लिखा गया है, लेकिन वो एक ऐसे उसको पूरी तरह से उसको दबा दिया गया। जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने, तो मैंने जो पुस्तक लिख रहा हूँ, जेम्स टॉड जो राजाश्रय प्राप्त इतिहास है मेवाड़ घराने का, वो लिखा है श्यामल दास जी, उन्होंने वीर विनोद नाम की पुस्तक लिखी है। तो वीर विनोद और जेम्स टॉड मेरी इस पुस्तक का मुख्य आधार है। तो मैं एक तरह से रीपैकेज करके इसको रीटेल कर रहा हूँ स्टोरी को, लेकिन as a story in a more concise form, and थोड़े से उसकी प्रतिपादन आधुनिक समय के हिसाब से। मैं कई झूठ जो हमारे इतिहास में हमें प्रवाहित किए गए हैं, उन झूठ को चैलेंज करता हूं इस पुस्तक के माध्यम से, premised on the story of these राणास। तो झूठ पे तो हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न में। पहला प्रश्न तो यही है कि महाराणा प्रताप ही क्यों, मतलब हम बप्पा रावल से आप शुरू करते, उनमें रुचि कहाँ से आती है आपकी? उनके बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ाया गया है इतिहास। बापा के बारे में क्या रुचि है? नहीं, महाराणा प्रताप उनमें रुचि क्यों रही? प्रताप को जब मैंने पढ़ा, नहीं, पहले आपको लगता है कि वो थोड़ा उतनी ज्यादा ट्रीटमेंट उनको नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी? डेफिनेटली, यानी जैसे आपने खुद ने बोला था ना कि वो अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो कूक पड़ो राणा रो सोयो दुख जागड़ो, हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो। तो ये सब फिर वो चेतक वाला है, उतने पे ये पोएट्री तक तो ठीक है जी, लेकिन ऐसा कभी था नहीं। मेवाड़ का महाराणा कभी भूखा नहीं मरा, और वैसे भी ये मांस खाते थे, इनको तो शिकार का बहुत शौक था, तो घास की रोटी को खिलाएंगे अपने बेटे को। तर्कनिष्ठा पर बात उतरती नहीं है। हाँ, कविता की दृष्टि से, क्योंकि कवि को लेवरेज होती है, कवि अपनी कल्पना में कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ये कोई दुखी रोटे पिटे लोग नहीं थे। ये परम वैभवशाली, परम यशस्वी लड़ाके थे, जो अपनी स्त्री, अपने देवता और अपनी स्वतंत्रता, अपने मेवाड़ के लिए एक दिन के लिए भी नहीं झुके। तो फिर इनको इस तरह से, मतलब माफ कीजिएगा मैं बार बार आपको काटता हूँ, इस तरह से क्यों पोर्ट्रे किया गया कि वो दीनहीन वनों में घूम रहे थे? ये तो एक बहुत छोटा झूठ है। ये तो बहुत छोटा झूठ जो मुझे समझ में आया। मैं तो बड़े बड़े झूठ अभी आपको बताऊंगा कि जिन्हें कहते हैं ना सभ्यतागत झूठ, सिविलाइजेशनल लाइज, और हम उनके साथ जी रहे हैं। वो हमारी थॉट प्रोसेस को, वो हमारी थिंकिंग को, वो हमारे दैनंदिन जीवन को, हमारे आचार व्यवहार को मोल्ड कर रही है। वो जो झूठ है, कितना बड़ा
धोखा हमारे साथ हिंदुओं के साथ में ये हुआ है, क्योंकि हमारा हिंदू बुद्धिजीवी, हमारी लीडरशिप, हमारे इतिहासकार, हमारे तथाकथित इंटेलिजेंशिया, मैं क्या कहूं, अब या तो बिके हुए थे या सो रहे थे या इनमें आईक्यू ही नहीं थी कोई इतनी कि इतनी सरल सी चीज को ये लोग समाज के सामने ला सके कि भाई अगर हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे तो आज 100 करोड़ हिंदू कैसे हैं। ये तो बॉटम लाइन है मेरी पुस्तक की कि आप ये एक चैप्टर पूरा, द लाई कॉल्ड 1000 ईयर स्लेवरी, 1000 वर्षों की कालखंड में भी पूरा नहीं उतरता है, क्योंकि पहला इस्लामी अटैक भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करता है। ठीक है, वो दाहिर को मार डालता है, उनके भाई को मार डालता है, उनकी बच्चियों को कैद करके वो अपने खलीफा के पास ले जाता है।